टेंशन गई भाड़ में जस्ट चिल, ये अपर बैंड आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। लिखने की एक बहुत ख़ास वजह इस वक्त जो मंज़र आप देखकर कोफ्त और अज़ियत में मुब्तला हो रहे हैं, ये मौसूफ फरमारवाए पंजाब हैं। नाम है मोहम्मद सरवर, चौधरी मोहम्मद सरवर। इनको देखकर ज़रा सोचिए और मुझे बतलाइए कि किस एंगल से ऐसा लगता है कि पंजाब में गवर्नेंस का जी भी मौजूद नहीं। इनको देखकर किस एंगल से लगता है कि पंजाब में बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में कई गुना इजाफा हो चुका है। इनको देखकर किस एंगल से ऐसा लगता है कि पंजाब में हमारे लोग अज़ियत में, कर्ब में, परेशानी में मुब्तला हैं। पुरसुकून माहौल में ली जाने वाली ये चाय की चुस्कियाँ देखकर कई अफराद को खुद दिल का दौरा पड़ गया। रावियान रिवायत का कहना है कि मोहम्मद सरवर साहब की ये तस्वीर हमारी आने वाली कई नस्लों के लिए एक पैगाम है कि परेशान कुन माहौल में किस तरह से इंसान अपने असाब पर काबू पाकर और खुशियों का ढोंग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने सिविल बालादस्ती की माला जपने वालों को, किसी दौर में सिविल बालादस्ती की माला जपने वालों को बेनकाब किया है। आज के तमाम अखबारात में उनका ये बयान जली हरूफ में मौजूद है कि जनरल बाजवा से मेरी बात हुई, वो खुद इस मामले में तौसी नहीं चाहते थे, ताहम वज़ीर आज़म मुसिर रहे। मजीद फरमाते हैं कि हुकूमत के पास कानून साजी के लिए अक्सरियत नहीं। अब सोचने की बात यह कि अगर जनरल बाजवा अपनी एक्सटेंशन के ख़्वाहान नहीं थे तो इमरान खान साहब को जो वज़ीर आज़म बनने के बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हामी हैं, बल्कि पुरजोर हामी हैं, जब वो अपोजिशन रहनुमा थे तो क्यों बबांगे दोहल बढ़ चढ़ करके वो सिविल सुप्रीमेसी की, सिविल बालादस्ती की बातें किया करते थे? क्यों उन्हें ऐसा लगता था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में नहीं होती? इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा मुतअद्दिद टेलीविजन चैनल्स पर इमरान खान साहब का वो साउंड बाइट, बल्कि वो मुतअद्दिद साउंड बाइट्स आपकी याददाश्तों में महफूज होंगे जिसमें इमरान खान साहब ये सवाल पूछते आ रहे हैं कि दुनिया के किसी मुल्क में, किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा होता है? आप अभी यूट्यूब पे इमरान खान साहब को वो साउंड बाइट निकालेंगे और यकीनन देख करके इबरत हासिल कर सकते हैं। अमजद शोएब साहब कहते हैं कि हुकूमत के पास कानून साजी के लिए अक्सरियत नहीं, ताहम महज एक रोज़ कबल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर फरूक नसीम और दीगर हुकूमती ज़ोमा और उमाइदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन करके ऐसा लगता है कि इस एक मामले में हुकूमत को किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक नहीं। हुकूमत चाहती है कि ये कानून साजी हो और हुकूमत की ये चाहत यकीनन करीन क़यास की पूरी होकर के रहेगी। कैसे, ये हुकूमत जानती है या फिर अल्लाह। अमजद शोएब साहब ने यह कह कर के भी मज़ीद खलबली मचाई है कि मशरूत तौसी आर्मी की चेन ऑफ कमांड में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करेगी। इस एक मामले पर मेरा ख्याल है लबकुशाई की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर हवाई फायरिंग जो हर दौर में मस्का पॉलिश करके कोई ना कोई वजारत हथियाने के काम आते हैं, इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इनको देख करके आप अपनी आंखें जला रहे होंगे। फरमाते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती 3 साल के लिए हुई। अब सब हैरान हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मेरा ख्याल है इधर उधर देख रहे होंगे कि यार ये क्या है। उन्होंने 6 महीने की मशरूत तौसी दी है, इन्होंने जो पढ़ा है वो 3 साल पढ़ा है। मजीद कहते हैं कि जनरल बाजवा अजीम जर्नैल हैं। जनरल बाजवा की तारीफों के पुल बांध दिए। चीन के एक मौसूफ का हवाला देते हुए फरमाया कि उन्होंने शेख रशीद अहमद से ये चुगली खाई कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में महज एक प्रोफेशनल, काबिल और मौजूद तरीन जर्नैल देखा और वो ख़ुद जनरल बाजवा हैं। ऐसा यकीनन होगा, मुझे जनरल बाजवा से कोई शिकायत नहीं, छोटा मुँह बड़ी बात, मेरा तो कदी नहीं कि मैं उस बारे में बात कर सकूं। लेकिन मैं इन मौसूफ के बारे में ये बताते हुए नहायत खुशी महसूस करता हूँ कि नवाज शरीफ की पप्पियाँ ले करके ये अपनी रोज़ी हलाल करते रहे। उसके बाद नवाज शरीफ का नाम ले कर के इन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाई, अपनी एक टांगे जमात को इन्होंने जो है वो रजिस्टर कराया। उसके बाद 2 सीटें ली। आज ये अपनी जमात के कायद भी खुद हैं, कारकुन भी खुद हैं, जनरल सेक्रेटरी भी खुद हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी खुद हैं और सब कुछ ये अकेले ही हैं। ये वन मैन आर्मी है। आर्मी इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, आप सीरियस मत हो जाइएगा। वाहिद हुनर जो इनके पास है, और ये अकेले नहीं है इस काबीना में, ऐसे तो अनमोल रतन बहुत हैं। ये अकेले नहीं है जिनके पास खुशामद का ये फ़न जो है वो मौजूद है। यही सब कुछ कर करके ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ की काबीना में भी इंजेक्ट हो गए थे।
یہی سب کچھ کر کے بھی یہ موصوف جو ہے وہ اس کابینہ میں موجود ہیں. یہ خان صاحب کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی ٹانگا پارٹی ہے, اور کتنے مزے کی بات ہے خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ میں اسے چپراسی بھی نہیں بناؤں گا, ان کو باقاعدہ وزیر بنایا ہے. نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل ملی انہیں جو شریک سفر نہ تھے. سیاست نام ہی معجزات کا ہے. تبدیلی سرکار نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے ایک اور ایسا کام کیا ہے کہ چیخیں نکل گئی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں ایک نہ شد پورے 25 پیسے شد ریڈکشن فرما دی گئی ہے. بتائیے 25 پیسے کی کمی, پتہ نہیں دل ناتواں یہ بوجھ سہار سکے گا بھی تو کیسے. لیکن دوسری طرف ہی ہمیں زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا نہ ہونے کا ٹائم دے کر کے حکومت نے ایل پی جی مصنوعات کی قیمتوں میں زیادہ نہیں محض 19 روپے کا اضافہ فرما دیا ہے. اسے کہتے ہیں کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ. ذکر کیے لیتے ہیں اب زرد صحافت کا جو آج کل عروج پر ہے. ایک انتہائی معیوب قسم کی خبر آج پڑھنے کو ملی. اسکول طالبہ نے فردوس شمیم نقوی کو شرمندہ کر دیا. جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے فردوس شمیم نقوی کے تعلق جو ہے وہ حکمراں جماعت سے شرمندہ. پاکستان کی مشہور شخصیت کا نام سننے کی حسرت انہیں لے ڈوبی. کسی بچی سے, بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں, انہوں نے ان کی وکٹ لے لی. انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کی مشہور شخصیت کون سی ہے. بچی نے بلا تامل کہہ دیا نواز شریف. خجالت مٹاتے ہوئے انہوں نے پوچھا وہ کیوں. بچی نے کہا کیونکہ انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں پاکستان کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ویسپا کو سٹارٹ کیا اور وہاں سے این غین ہو گئے. اسی لیے کہتے ہیں بھوس میں چنگاری نہیں چھوڑنی چاہیے ورنہ آدمی کو اکثر فرار ہونا پڑتا ہے. ذکر کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسد عمر کا جنہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے توپوں کا رخ اپنی طرف کرنے کی کوشش کی ہے. فرماتے ہیں جلد ہی عوام کی زندگی میں بہتری آئے گی. حضور پہلے آپ وزارت کے مزے تو لوٹ لیجئے. پہلے وہ وزراء جن کو 49 وزراء جن کو خان صاحب نے اپنی کابینہ میں جلوہ افروز کر رکھا ہے, پہلے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے. سانو کی ہم لوگوں کا تو ہوتا رہے گا, کوئی ٹینشن نہیں, آپ کے پاس ہے نا 5 سال بقول آپ کے. مزید فرماتے ہیں کہ خان صاحب کی قیادت میں عوامی فلاح کی جدوجہد جاری رہے گی. ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے اسی قسم کے آبجیکشنیبل سٹیٹمنٹس پڑھ کے آنکھیں دکھ گئیں, کان پک گئے جب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ الطاف بھائی کی قیادت میں 98% محروموں کی پتہ نہیں کائے کا سفر جاری رہے گا. کک بھی نہیں ہوا. الطاف بھائی کو منزل مل گئی, ان کو اجویر میں اچھی خاصی منزل مل گئی, اور منزل کے لیے زاد راہ بھی ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے. یہاں کا تمام صدقہ خیرات زکوٰۃ چندہ وہ جو گھر کی دیواروں سے نکلا تھا 5 لاکھ پاؤنڈ, وہ کوئی محنت کر کے تھوڑی لے کے آئے تھے, وہ یہیں سے گیا تھا. تو اسی قسم کی میرا خیال ہے کسی منزل کی بات کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.